24 के फाइनल इम्तिहान से पहले एनडीए और विपक्षी गठबंधन के सामने उपचुनाव की लड़ाई है, जिसमें बीजेपी तो हुंकार जरूर भर रही है, लेकिन विपक्ष इस चुनाव में अलग थलग नजर आ रहा है। यहां तक कि घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में अकेले ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह ने नॉमिनेशन के समय अखिलेश के साथ विपक्ष के नेता कोई भी वहां मौजूद नहीं था। वहीं बागेश्वर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई चल रही है और यही वजह है कि विपक्ष में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और चलिए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं उस चुनाव की, जहां एक तरफ एनडीए का दम है तो दूसरी तरफ अलग थलग विपक्ष। एक तरफ एकजुटता का संदेश है तो दूसरी तरफ प्रत्याशी के नामांकन से पार्टी अध्यक्ष की दूरी, जो बताने के लिए काफी है बीजेपी उपचुनाव को भी कितना सीरियस लेते हैं। दरअसल कल बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पूरा एनडीए शक्ति प्रदर्शन करता दिखा, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जब नामांकन के लिए पहुंचे तो विपक्ष से एक भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी सुधाकर सिंह को मैदान में अकेले छोड़ दिया, लेकिन फिर भी दावा जीत का किया जा रहा है। वो 7-8 पार्टी में रह चुके हैं और 3 बरस में उन्होंने एक कल भी नहीं गड़वाया है पानी पीने के लिए गरीबों को। तो मुद्दा क्या है? आप जानते हैं 100 बेड का अस्पताल जहाँ किसने बनवाया? मैंने बनवाया, हर चीज मैंने बनवाया है। तो फिर जो बनवाया है, जो काम किया, वो जीतेगा। ये हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी विपक्षी गठबंधन में दंगल जारी है। यहाँ केजरीवाल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो अलका लांबा ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी को उतारने का दावा किया है और इसी बयान से इंडिया गठबंधन में दरार की स्थिति हो गई है। 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सके। एक तरफ घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अलग थलग हैं, दूसरी तरफ बागेश्वर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, तो अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जंग शुरू हो चुकी है। हालांकि सियासी बयानबाजी के बाद भी कांग्रेस सब कुछ ठीक है का नारा दे रही है, लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर विपक्ष में इतना कंफ्यूजन क्यों? क्या 24 से पहले टूट जाएगा INDIA? क्या आपकी राहें जुदा होने वाली हैं? ये वो सवाल है जो पूछे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष में किसी के पास इसका जवाब नहीं। कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्म दिवस था। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बर्थडे गिफ्ट दिया है उनके जन्मदिन पर। और देखिए, मुझे तो गृह मंत्री अमित शाह जी का वो बयान राज्यसभा के पटल पर याद आता है कि जिन लोगों ने एक दूसरे को 2-2, 3-3 टन गालियां दी हो, जैसे ही मतलब निकल जाएगा, मतलब कि दिल्ली सर्विसेज का विषय खत्म हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे देंगे। यानी गठबंधन की जो तस्वीरें बेंगलुरु में दिखी थी वो अब काल्पनिक होने वाली है, या फिर उत्तराखंड और दिल्ली में मचे घमासान का तोड़ निकाला जा रहा है, क्योंकि वक्त कम है और सामने सियासी पहाड़ जिसे पार करना स्पेशल 26 के लिए इतना भी आसान नहीं, जब टीम में कलह कलेश मचा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच धोखेबाजी पर संग्राम छिड़ गया है। राजभर ने बीजेपी के मंच से अखिलेश को खुली चुनौती दे दी है और दावा किया है कि जब तक वो अखिलेश से चुनावी मैदान में बदला नहीं ले लेते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठने वाले।
दरअसल ओपी राजभर ने कहा एसपी गठबंधन में धोखा मिला, तो जवाब में समाजवादी पार्टी ने कहा राजभर दल बदलू नेता है और ओम प्रकाश राजभर ने कहा धोखे का सूद समेत वो जवाब देंगे। जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं। जब ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश को सफाई पहुंचा देंगे तो जवाब आया कि उनकी स्थिति पेंडुलम की तरह हो गई है और 24 की लड़ाई में बात करारा जवाब देने पर आ गई है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। जब राहें जुदा हुई तो रुतबा बदल गया, जब चुनौती दी तो आग बबूला हो गए। ये रंग भले ही चुनावी हो लेकिन रुसवाई सियासी है। जो राजभर पहले समाजवादी पार्टी में रहकर बीजेपी को भला बुरा कहा करते थे, वो राजभर जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो अब अखिलेश को आग दिखा रहे हैं। मौका घोसी में दम दिखाने का था और इसे गवाए बिना ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को चुनौती दे दी। हम तैयार रहेगा, हम लोग तो हमेशा तैयार रहेगा। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो हुआ ये समझ ला 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीता का बात छोड़ दी। राजभर ने अखिलेश से कह दिया अब तैयारी विपक्ष में रहने की करो, क्योंकि 20 साल तक सीएम की कुर्सी खाली नहीं होने वाली। ओम प्रकाश राजभर ने इतना तक कह दिया अगर धोखेबाजी का बदला सूद समेत नहीं लौटाया तो माँ बाप की औलाद नहीं। उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये ना जाने तुरंत कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वहाँ लौटा के हम सफाई ना पहुँचा देली तो पर अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा मत। राजभर इस बार बीजेपी के मंच से अखिलेश को ललकार रहे थे और घोसी उपचुनाव में बदला लेने की रणनीति समझा रहे थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी को इस चुनौती की खबर लगी तो जवाब भी सामने आ गया। राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से दल बदल करने के बाद इधर से उधर समाज को धोखा दिया, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते थे बीजेपी के लिए, हम लोगों ने तो कभी इस भाषा का न प्रयोग किया न आगे कर सकते, चाहे जितना विरोध हो, राजनीतिक विरोध है, लेकिन भाषा में शालीनता होनी चाहिए किसी व्यक्ति के। दरअसल बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की है, जिसके लिए अब गठबंधन साथियों का भी साथ मिलने लगा है और इसी को भुनाने के लिए अब ओपी राजभर और संजय निषाद मैदान में दम दिखा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा। अखिलेश यादव जी की फितरत है कि जो उनके करीब होगा, नजदीक होगा, उसको वो धोखा देंगे। जिस पिता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, उन्हीं पिता से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया था। जिस चाचा ने उनको राजनीति में इतना आगे बढ़ाया, उस चाचा को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, बाद में उनको शामिल कर लिया। ओम प्रकाश राजभर जी को भी गठबंधन का अलायंस पार्टनर बना करके 2022 का चुनाव लड़ा, लेकिन उनको भी धोखा दिया। एक बीमार व्यक्ति जो हताश है, निराश है, परेशान है, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी सहानुभूति है। आज ओम प्रकाश राजभर जी की स्थिति पेंडुलम के जैसी हो गई है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी पिता पुत्र मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों में हताशा है, निराशा है। समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के मानसिक रूप से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती है। अखिलेश यादव को राजभर खुली चुनौती दे रहे हैं, तो इसके पीछे के मायने भी समझिए। यूपी में राजभर समाज करीब 4% है। पूर्वांचल में राजभर वोटर करीब 18% है। कई सीटों पर राजभर मतदाता निर्णायक भूमिका में है और यही वजह है कि राजभर ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और उन सीटों पर भी हुंकार भरी जा रही है जहां पहले साथ साथ चुनाव लड़ने के कस्में वादे हो रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर सूद समेत अखिलेश यादव को सैफई वापस नहीं पहुंचाया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव में प्रचार के दौरान मऊ पहुंचे हुए थे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। दरअसल गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, लालगंज के साथ
संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, घोसी और चंदौली में राजभर की अच्छी पकड़ है। ऐसे में इन सीटों पर 24 के रण में अखिलेश को राजभर का सामना करना कठिन साबित होगा, क्योंकि चुनावी दोस्त अब सियासी दुश्मन बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। कोई गुलाम नबी के समर्थन में है तो कोई इसे मूर्खतापूर्ण बयान बता रहा है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया, लेकिन हिंदू धर्म तो इस्लाम से भी बहुत पुराना है। उन्होंने कहा कि 10 से 20 मुसलमान भारत में बाहर से आए होंगे, बाकी तो सब मुसलमान हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं। गुलाम नबी ने यह भी कहा कि कश्मीर में सभी कश्मीरी पंडित ही थे और वही कश्मीरी पंडित मुसलमान बन गए। और इसी बयान के बाद अब संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पर रिएक्शन सामने आए। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। चौबीस के चुनाव में अब हिंदू मुस्लिम का तड़का लग चुका है और इसका छौका किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने लगाया है। आजाद ने दावा किया है कि जो भी आज मुस्लिम है वो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत में इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया था, जबकि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। 10-20 मुसलमान होंगे जो मुगल सेना के सैनिक होंगे और भारत आए होंगे, यानी पूरा भारत हिंदू है और इसका उदाहरण कश्मीर में मौजूद है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। अब गुलाम नबी आजाद का बयान 24 के संग्राम में आग की तरह फैल चुका है। कुछ समर्थन में है तो कुछ विरोध में। यह है कि यहाँ पहले हिंदुस्तान में सब हिंदू थे और ये कन्वर्ट हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे कुछ लोग इस पर एतराज करें, मगर ये इतिहास के पन्नों में ये तमाम वाकयात, पूरी तारीख दर्ज है। कितनी मूर्खता और बेवकूफी वाला बयान है। मैं उनको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे पहला इंसान, जिसको हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो सबसे पहला नबी था, सबसे पहला मैसेंजर ऑफ गॉड था, जो हिंदुस्तान में आया, शायद उनको इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कहा, इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया। हिंदू धर्म तो इस्लाम से भी बहुत पुराना है। भारत में बाहर से आए होंगे 10-20 मुसलमान, बाकी तो सब मुसलमान हिंदू से ही कन्वर्ट हुए। कश्मीर में सभी कश्मीरी पंडित ही तो थे, वही कश्मीरी पंडित मुसलमान बन गए। यानी गुलाम नबी आजाद ने पक्ष और विपक्ष को वो मुद्दा दे दिया जिस पर घमासान छिड़ना तय है, क्योंकि 24 के रण में जहां ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर दो धड़े आपस में बढ़ चुके हैं, ऐसे में हिंदू का मुस्लिम में कन्वर्ट होने वाला बयान तूफान लाने वाला है, क्योंकि समर्थन और विरोध की आवाज उठने लगी है। ये मुझे पूरा जानकारी नहीं है इतिहास की, लेकिन एक चीज पक्की है कि जम्मू कश्मीर में 60% के करीब मुस्लिम है, 40% के करीब दोनों स्टेटों में, तो कश्मीर अलग है, जम्मू अलग है, यूटी कैडर है, तो उनमें उस 60% जो मुस्लिम है उसमें 29.4% गुजर मुसलमान है। खैर, गुलाम नबी के बयान के जो भी मायने हो, लेकिन ये तो तय है कि उन्होंने पक्ष के साथ ही विपक्ष को बना बनाया मुद्दा सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 जल्द ही इतिहास रचने वाला है। 175 घंटे बाद चांद को फतेह कर हिंदुस्तान का तिरंगा वहां लहराने वाला है।
14 जुलाई से लेकर अब तक चांद के सफर में चंद्रयान 3 अपने तय शेड्यूल से उड़ान भर रहा है, तो आज चंद्रयान ने एक बड़ी कामयाबी भी हासिल कर ली है। जब विक्रम लैंडर प्रोपल्शन से अलग हो गया और इसके बाद चांद पर जो कुछ भी होगा वो आपको अब समझा देते हैं। कुछ इस तरह से लैंडर चांद पर लैंड करेगा, धीरे धीरे यानी काफी कम रफ्तार में इसकी लैंडिंग वहां पर करवाई जाएगी। फिर लैंडर से कुछ घंटे बाद रोवर बाहर निकलेगा। रोवर जब बाहर आ जाएगा तब इसरो के साइंटिस्ट पृथ्वी पर बैठे बैठे उससे संपर्क साध पाएंगे। यानी ये प्रक्रिया बेहद ही जटिल है, लेकिन इसरो ये कमाल करने में भी किसी से पीछे नहीं रहने वाला है। आपने लैंडिंग की प्रक्रिया समझ ली है, अब कुछ और दिलचस्प जानकारियां एनिमेशन के जरिए हम आपसे साझा करते हैं। सबसे पहले लैंडर जब चांद की सतह पर लैंड करेगा तब लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा। यानी लैंड करते ही रोवर बाहर नहीं आने वाला है। अब सवाल है कि रोवर आखिर क्या करेगा, तो इसका जवाब है रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शोध करेगा। यानी जिस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना नासा जैसी एजेंसियों के लिए भी मुश्किल रहा, इसरो का रोवर उस इलाके का मुआयना करेगा। चांद की धरती पर हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है। अब से करीब 175 घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरने वाला है। चंद्रयान की सफलता पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पहली बार चांद के साउथ पोल पर किसी यान की सफल लैंडिंग होने वाली है। 14 जुलाई से अब तक के सफर में चंद्रयान ने अपना सफर तय मॉड्यूल के हिसाब से ही पूरा किया है। बाकी बचे 6 दिन के सफर में भी सफल होने की उम्मीद है। 17 अगस्त यानी गुरुवार को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया गया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 की शाम को 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। इसरो ने बताया कि सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट, यानी विक्रम ने कहा शुक्रिया मेरे दोस्त। इसरो ने बताया लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 पर यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए, जिसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। यानी चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई थी। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी, जिसके बाद चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। यहीं से 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश भी की जाएगी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई ने कहा, And then now it's going to be another milestone is the 4 big thrusters, 800 Newton thrusters, throttleable thrusters, which are in the lander, will get energized, and after few calibrations, then it has to go for the another deorbit maneuver. It will go down still further, go for then 100/30 kilometer. यही नहीं, चंद्रयान 3 पर पद्मश्री और पूर्व इसरो वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई का कहना है कि जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा तब निश्चित रूप से भारत के लिए खुशी मनाने का दिन होगा। वो दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। We expect everything goes fine. August 23rd will be definitely a day the whole India to rejoice and get back. Yes, India made systems landed at the moon, and subsequently, a couple of hours later, every dust, other things settled, because when it's landing, we expected a good amount of dust from the lunar soil could have come out. So, but that once settles, using the camera sitting on the lander, picture will be taken, and outside is everything clean is shown. Then the one sides of the panel where the lander Pragyan is kept, that will be opened up. 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था।
तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। इस दौरान चंद्रयान ने ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। मिशन की जानकारी देते हुए चंद्रयान ने इसरो को मैसेज दिया जिसमें लिखा था कि मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। यानी चंद्रयान 3 अपने सफर में पूरी तरह सेहतमंद है, जो चांद पर तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। बस 23 अगस्त का इंतजार है जब चांद पर हिंदुस्तान इतिहास लिख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ज्ञानवापी परिसर को लेकर चल रही कानूनी जंग में शामिल एक हिंदू संगठन ने विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने के लिए खुला पत्र लिख दिया है। ज्ञानवापी परिसर की हो रही वैज्ञानिक सर्वे के बीच लिखे गए इस लेटर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी विवाद को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन अब प्रपोजल के इतर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने साफ कर दिया है कि 1 भी इंच जमीन को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी केस में न्यायिक प्रक्रिया से बाहर समझौते की चर्चा हो रही है। बातचीत से विवाद खत्म करने के प्रस्ताव आ रहे हैं और दलील दी जा रही है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले। दरअसल एक हिंदू संगठन ने विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने के लिए खुला पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है अगर मामला आपसी सहमति से सुलझ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। साथ ही लिखा है कि ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अदालत में अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, जबकि इस लड़ाई का लाभ कुछ असामाजिक तत्व अपने निजी फायदे के लिए उठाना चाहते हैं, जो देश और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने देश और समाज की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विवाद का निस्तारण शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के माध्यम से निकालकर एक मिसाल कायम करें। उधर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने साफ कर दिया है कि काशी में 1 इंच पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यही हो सकता है कि मुसलमान क्षमा मांगे और अपना अवैध कब्जा हटा लें। मुस्लिम पक्ष बरगलाने और भ्रमित करने की तरकीब कर रहा है पूरे हिंदू समाज को, और मैं समझता हूँ हिंदू समाज को इनके किसी भी भ्रमजाल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब जब भ्रमजाल में हिंदू आए इनके लोगों के तब धोखा हुआ है। इंडिया के बाहर भी शिव भक्त इंटरेस्टेड है, और किसी को भोलेनाथ की मंदिर का 1 इंच भी समझौता करने का अधिकार नहीं है, व्यक्ति को नहीं है, तो भगवान की जमीन है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू लोग समझौते की किसी तरह की बात कर रहे हैं उनसे सावधान रहे। वो हिंदुओं के ट्रेटर्स हैं, हिंदुओं के गद्दार हैं। यानी कोर्ट के बाहर समझौते की लाइन पर फुल स्टॉप लग चुका है। मतलब साफ है, हिंदू पक्ष कोर्ट के जरिए ही इस लड़ाई को जीतने का मन बना चुकी है और इंतजार उस दिन का किया जा रहा है जब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट पहुंचेगी और फिर ज्ञानवापी पर फाइनल फैसला आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।